हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आप सभी को पीपीएस क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं आप सबके लिए साइंस का पार्ट 8 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें अभी आप लोगों के बायोलॉजी चलाया जा रहा है। तो बायोलॉजी से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चंस को हम बताने जा रहे हैं। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को सीखने के लिए, रखने के लिए आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो अब यहाँ से क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस थोड़ा सा कहता क्या है दोस्त, थोड़ा सा समझेंगे। क्वेश्चंस क्या है कि हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं। हम अपने माता पिता के समान क्यों होते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। कि जैसे में इसका जो डिफिनेशन होगा क्या, कि हम अपने माता पिता के जो समान होते हैं वो किसके कारण होते हैं, जीन के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं, जीन के कारण होते हैं। अब जीन में थोड़ा सा समझेंगे आखिर जीन क्या है। जीन के कारण होते हैं, बस इतना लिखना है, जीन के कारण होते हैं। जीन जो होता है, जीन वंशागत यानी वंशगति इकाई है। क्या है, एक ऐसा भी होता है वंशागति भी इकाई लिख सकते हैं। लेकिन जो जीन जो है से वंशगति इकाई है। जो क्या होता है, जो डीएनए के अनुक्रमों से मिलकर बना होता है। जो डीएनए के अनुक्रमों से मिलकर बना होता है। और जो डीएनए जब मिलता है, तो जैसे आपके माता पिता है, तो आपके माता पिता में अगर आप में जो हुआ क्या हो, डीएनए के कारण जो मैच होता है, इसी कारण आप माता पिता के समान होते हैं। अगर आपका डीएनए अगर 100 में 100 मैच कर जाता है, 100 में 100% मैच कर जाता है, तो आप जो होंगे ना, जस्ट आप अपने पिता के जैसे, चाहे आप अपने माता के जैसे एकदम फोटो कॉपी हो जाएंगे। समझे कि नहीं। तो डीएनए के कारण जो होता है, हम अपने माता पिता के समान होते हैं। तो आशा करेंगे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और बात आ जाता है, हम इस प्रकार से आपको क्यों बता रहे हैं। इस प्रकार से बता रहे हैं दोस्त कि कम से कम आप एग्जाम के वक्त तक आप इस हर एक क्वेश्चन को याद रखें। इसलिए एकदम सिंपल से कर करके बताया जा रहा है। और बात आता है कि सर पूरा ये सब साइंस का क्लास कहाँ मिलेगा। तो यूट्यूब पे पूरा पार्ट 1 2 3 करके सब डाला गया है, वीडियो है। आप वहां से 1 2 3 करके जाकर देख ले और सारा क्वेश्चन को नोट बना लीजिए आप। उसके बाद आप तैयारी कीजिए। और बात आ जाती है मैथ की, तो मैथ की जो तैयारी जो होता है, मैथ की तैयारी भी करवाया जा रहा है। जिसमें आपका एक प्रायिकता और एक मात्रा का बहुलक और आपका त्रिकोणमिति और रियल नंबर वास्तविक संख्या और बहुपद और आपका दो चौड़ा रैखिक समीकरण, ये 6 चैप्टर को हम क्रैश कोर्स के रूप में करवा दिए गए हैं। जिसमें आपका कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न है और ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन भी दिया गया है। सब्जेक्टिव जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्यूशन दिया गया है। तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। और मैथ साइंस का कोर्स यहाँ से आराम से कर सकते हैं। हम लास्ट एग्जाम तक पूरा के पूरा कवर कराने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो अब आपको क्या आता है, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है दोस्त, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ऋतु स्त्राव क्या होता है। ऋतु स्त्राव, जब बात करें ऋतु स्त्राव क्या होता है सर, तो ऋतु स्त्राव जो हो जाता है वो महिलाओं में होता है, हम लोग में नहीं होता है। जेंट्स में, महिलाओं में होता है। तो जैसे फीमेल में होता है, तो इसमें होता क्या है सर, तो इसको कहेंगे किससे, जैसे क्यों होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे जब अंडाणु जो हो जाता है निषेचित नहीं होता है। जब अंडाणु निषेचित नहीं होता है, तो वह पुनः क्या हो जाता है, गर्भाशय में चला जाता है। और फिर वहां से क्या हो जाता है, परिपक्व होकर टूट टूट कर योनि के मार्ग से बाहर निकल जाता है, यानी बाहर आ जाता है। जैसे में क्या होता है कि महिलाओं में जो हो जाता है कि आप कह सकते हैं, जो गर्भाशय जो होता है, जो बच्चेदानियां होता है, उसमें क्या हो जाता है, जो अंडाणु जो उत्पन्न होता है, अंडाणु क्या होता है, वो बढ़ता है। और जब बढ़ता है तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो आपका बचपने से अंडाणु उत्पन्न होता रहता है। लेकिन हाँ, वो जो होता है 12 वर्ष 13 वर्ष के बाद है, महिलाओं में, फीमेल में परिपक्व हो जाता है, तैयार हो जाता है जनन करने के लिए। तो वही क्या होता है ना, कि जब वहां पे जब निषेचित नहीं हो पाता है, जब शुक्राणु नहीं मिल पाता है, तो वो क्या हो जाता है ना, धीरे धीरे परिपक्व हो जाता है और फूट कर वो धीरे धीरे बाहर आने लगता है योनि के मार्ग से। और किसके साथ आपका, तो रक्त के साथ क्या आ जाता है, रक्त के साथ बाहर आ जाता है। और यह जो प्रक्रिया होता है दोस्त, वो लगभग 3 से 4 तथा 5 दिन तक चलता रहता है। 5 दिन तक चलता रहता है, किसी किसी 5 दिन तक चलता रहता है। ठीक है। तो अब यहां से क्या करना है, थोड़ा सा बात आ जाता है इसमें, और क्या लिखो सर, तो इसमें आप अपने से बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं कि आखिर ये है क्या। आप इतना आपको बता दिए, इतना से आप समझ सकते हैं कि आखिर है क्या। तो ये जो हो जाता है गर्भाशय से, आप फिर से पढ़िएगा कि जब अंडाणु निषेचित नहीं होता है,
तो वह पुनः क्या हो जाता है, गर्भाशय में चला जाता है और फिर वहां से परिपक्व होकर टूट टूट कर योनि के मार्ग से आज बाहर आ जाता है और यह प्रक्रिया 3 4 5 दिन तक चलते रहता है। बस आपको इतना लिख देना है। और ये आपको हमेशा यानी मासिक चक्र इसको भी कहा जाता है, इसको मासिक चक्र भी कह सकते हैं, क्योंकि ये 28 दिन पे होता है, कि हमेशा 28 दिन पे होता है महिलाओं में। ठीक है, तो आशा करेंगे क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे में क्या हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सोच रहे हैं कि एक आपका एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है दोस्त, इसको मैं डाल दूं कि यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख देते हैं मूकुलन। क्या है आपका मूकुलन, इसको बोर्ड साफ ही कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं मूकुलन क्या है। मूकुलन क्या है, यहां से लिखते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका, ये आपका लगभग बन रहा है क्या माँ, ये आपका 32 हो गया, 33 34 हो गया, ये 35वां क्वेश्चन से बन रहा है। जैसे में यहां से लिखते हैं हम क्या 35वां क्वेश्चन क्या है कि मूकुलन क्या है। मूकुलन क्या है, तो आंसर जो होगा दोस्त, आंसर कह सकते हैं मूकुलन एक प्रकार की क्या है, अलैंगिक जनन है। मूकुलन जो है से एक प्रकार क्या है, अलैंगिक जनन है। जो जनन जो जनक के शरीर से क्या होता है, जो जनक के शरीर से कलिका के फूटने के बाद संपन्न होता है। जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे में आप कह सकते हैं कि जो जनन जो होता है, जनन जो होता है एक ऐसा, यानी जनन जो होता है एक ऐसा अलैंगिक जनन है जिसमें कहा, देखिए यहाँ मूकुलन जो होता है, मूकुलन एक अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है। जो जनक के, यहां से लिखते हैं जो जनक के, जो जनक के शरीर से, जनक के शरीर से फूटने फूटने के बाद, फूटने के बाद संपन्न होता है, संपन्न होता है। और इस कलिका को ही क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। तो इस कलिका को, कलिका को मुकुल या मुकुलन कहते हैं। और यही जीव विकसित होकर, यहां से लिख सकते हैं, और यही जीव, विकसित होकर, यही जीव विकसित होकर बड़े जीव बन जाते हैं, बड़े जीव बन जाते हैं। इस प्रकार से हो गया। जैसे में आप क्या कह सकते हैं बच्चों, जैसे में आप कह सकते हैं ईस्ट, हाइड्रा वगैरह, हाइड्रा एटीसी कह देते हैं। सिंपल से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो गया। तो फिर से एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। जैसे मैं कह रहा है कि मुकुलन क्या है, तो मुकुलन एक ऐसा अलैंगिक जनन है जो जनक के, यहां से कह सकते, जो जनक के शरीर से, एक मिनट यहाँ पे लिखेगा, जो जनक के शरीर से, शरीर से फूटने के बाद, जो जनक के शरीर से फूटने के बाद संपन्न होता है, तो इस कलिका को क्या है, मुकुल कहते हैं। जैसे में क्या हो जाता है कि आप देखते होंगे कि किसी प्रकार का जो पेड़ पौधा हो उसमें क्या होता है, कलिका निकलता है। कोई कोई पेड़ पौधे होता है कि एक अलग सा कंसी फोड़ता है, आप देहाती भाषा में कंसी, जो कंसी फोड़ता है उसी को हम कलिका कहते हैं। और वो जो होता है किसके द्वारा, उसको क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। तो यहाँ से साफ साफ कह रहा है कि एक अलैंगिक जनन है, और अलैंगिक जनन जो होता है, कि अलैंगिक जनन जो होता है उसके शरीर से क्या हो जाता है, फूटने के बाद संपन्न हो जाता है। तो इस कलिका को हम मुकुलन कहते हैं। और यही जीव जो हो जाता है, क्या हो जाता है, विकसित होता है। यही मुकुल यहाँ से कह सकते हैं, जीव की जगह मुकुल भी कह सकते हैं। यह मुकुल जो होता है विकसित होकर बड़े जीव बन जाते हैं, जैसे में ईस्ट हाइड्रा।
तो आशा करेंगे इस प्रकार ये जो आपका क्वेश्चन बताया गया मुकुल क्या है या मुकुलन क्या है, तो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, आपका 36वां क्वेश्चन क्या हुआ है कि रक्त क्या है। रक्त क्या है, रक्त क्या है, और इसमें लिखते हैं कि रक्त को यानी इसके घट को, एक क्वेश्चन पूछा इसमें कि इसके घटकों के बारे में वर्णन करें, वर्णन करें। बस इस प्रकार का और एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि आखिर रक्त क्या है, इनके घटकों के बारे में वर्णन करें। तो आपको यहां से जो लिखना क्या है, आपको यहां पे लिखना कि रक्त जो है, रक्त जो है दोस्त, हम लिखेंगे रक्त, ध्यान समझिएगा, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है, ऊतक है। रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है, और इसमें कहा सकते हैं, अभी जो अब बताइए कि जो होता क्या है। अभी जैसे हम कह सकते हैं रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो जो हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। जो हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, लाल होता है, लाल होता है। इसमें और से लिख सकते हैं जिसका पीएच मान कितना होता है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। बस रक्त क्या है, रक्त क्या है, रक्त के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन दे दिए। जैसे में आप समझ रहे हैं कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो हीमोग्लोबिन का कारण, हीमोग्लोबिन का लाल होता है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। इतना आपको लिखने के बाद रक्त क्या है, रक्त का परिभाषा मिल गया। आप रक्त की परिभाषा की डेफिनेशन मिल गया, आप समझ सकते हैं खुद से कि इतना क्या डेफिनेशन लिखना है सर। अब बोल रहा है कि इसके घटक क्या होते हैं सर, तो घटक यहां से लिख सकते हैं कि रक्त का, यहां से लिखिएगा कि रक्त का घटक घटक निम्नलिखित है, ऐसे कह सकते हैं, निम्नलिखित है। अब जैसे पहला क्या लिखते हैं, पहला क्या लिखते हैं, पहला में लिख देते हैं हम क्या, आपका लिख देते हैं एक प्लाज्मा, जैसे प्लाज्मा, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के बारे में थोड़ा जानेंगे, आखिर प्लाज्मा है क्या। इसमें 1/1 करके लिखना, निम्नलिखित कहने मतलब क्या, आपको 1/1 करके लिखना है। जैसे प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है, तो यहां से लिखेंगे कि यह जो होता है, यह हल्के पीले रंग का, हल्के पीले रंग का होता है। चिपचिपा द्रव भी लिख सकते हैं, हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है, जो यहां से लिखते हैं जो रक्त में 55% 55% पाया जाता है, पाया जाता है। और कह सकते हैं पाया जाता है। अब इसमें क्या, और जो जिसमें, या कह सकते हैं जिसमें, आप प्लाज्मा में ही यानी जिसमें जिसमें जल 90% और प्रोटीन वगैरह, प्रोटीन जो पाया जाता है वो लगभग 7%। तथा ऐसे, तथा अन्य शेष पदार्थ, अन्य शेष पदार्थ पाए जाते हैं। इतना प्लाज्मा यह एक हल्के पीले रंग का होता है जो रक्त में 55% पाया जाता है, जिसमें जिसमें जल, अब जिसमें कहने का मतलब यानी प्लाज्मा में जल जो होता है 90% पाया जाता है, और प्रोटीन जो होता है 7% पाया जाता है, तथा अन्य शेष पदार्थ पाए जाते हैं। तो पहला निरक्त का एक घटक हो गया। दूसरा घटक क्या होता है, दूसरा घटक के बारे में लिखते हैं। दूसरा घटक जो यहाँ से इधर हटेगा, नहीं हटेगा, तो ऊपर में हटा देते हैं, जिसमें क्या हो जाता है, ऊपर हटाते हैं। आपको मुकलन भी अच्छा समझ में आ गया होगा। अब क्या आता है आपका, अब जो आता है आपका दूसरा पॉइंट क्या लिखते हैं यहाँ पे,
दूसरा क्या, अब बता सकते हैं दूसरा क्या हो सकता है इसका घटक? दूसरा आप कह सकते हैं रक्त, यानी जैसे में कह सकते हैं आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड सेल, यानी लाल रक्त कोशिकाएं। अब ये क्या होता है सर, इसके बारे में क्या लिखेंगे? इसके बारे में आपको 2-3 लाइन लिखना है, जिसमें कह सकते हैं कि यह जो होता है श्वसन अंगों से, यह लिख सकते हैं कि यह श्वसन अंगों, अतः कह सकते हैं कि यह श्वसन अंगों से ऑक्सीजन को लेकर, यानी कह सकते हैं कि आरबीसी जो होता है यह श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर, ऑक्सीजन को लेकर लेकर पूरे शरीर में, चाहे तो प्रत्येक कोशिका लिख सकते हैं, पूरे शरीर में ले जाना और पूरे शरीर से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन अंगों तक लाना आरबीसी का कार्य है। जैसे में क्या हो जाता है कि जो आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल जो होता है, ये क्या होता है कि जो ऑक्सीजन आपके पास आता है, जो श्वसन अंग से जो ऑक्सीजन आता है, उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है, और प्रत्येक कोशिका में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो भरा हुआ रहता है, उसको क्या करता है, पकड़कर और श्वसन अंगों तक लाता है, और श्वसन अंग से फिर क्या हो जाता है, हमको बाहर हो जाता है शरीर से। तो एक किसका काम है, आरबीसी का काम है। एक इसमें और होता है, तीसरा पॉइंट लिख देते हैं, इसमें एक लिखते हैं डब्ल्यूबीसी। क्या है डब्ल्यूबीसी? यानी श्वेत ब्लड, यानी व्हाइट ब्लड सेल, जिसमें कह सकते हैं श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत कोशिका। अब यहां से क्या कह सकते हैं, इसमें क्या होगा, ये जो क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें क्या लिखते हैं, इसमें यह जो होता है, यह जीवाणुओं को, यह जो होता है कह सकते हैं, यह जीवाणु को क्या करता है, नष्ट करता है। क्या करता है, नष्ट करता है। चाहे तो आप ऐसे कह सकते हैं, यह जो हानिकारक जीवाणु, कैसे यहाँ पे थोड़ा सा लगा दिया कि यह जो होता है, यह हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। बस डब्ल्यूबीएस हो गया। एक चीज और है इसमें, एक पॉइंट और लिख देते हैं, प्लेटलेट्स। जो आप लोग को प्लेटलेट्स के बारे में बताए थे, जो पट्टिकाणुओं को लिखवाए थे, या इसका काम क्या है, यह लिख सकते हैं कि यह रक्त को बाहर निकलने से रोकता है। यानी रोकेगा कैसे, जब ये जमा देगा। रुकेगा तभी जब क्या होगा, ब्लड को जमा देगा। जब जमाएगा तो ब्लड बाहर आएगी नहीं। उसी तो प्लेटलेट्स के पट्टिकाणुओं के बारे में बताए थे हम, या कि रक्त में पट्टिकाणुओं को क्या भूमिका है, वो बात का क्वेश्चन बता दिया गया है। तो आपका एक क्वेश्चन जो 36वां बन रहा है, थोड़ा सा फिर से पढ़ देते हैं कि रक्त क्या है, इसके घटकों के बारे में वर्णन करें। तो करेक्ट, रक्त एक तरल से जो ऊतक है, जो हीमोग्लोबिन के कारण लाल हो जाता है, जिसका पीएच मान 7.4 हो जाता है। और यहाँ पे आपका रक्त परिभाषा हो गया। अब इसके घटकों के बारे में तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका घटक जो है, यह रक्त घटक निम्नलिखित है। जैसे पहला प्लाज्मा हुआ, प्लाज्मा में लिख सकते हैं, यह हल्के पीले रंग का होता है, जो रक्त में 55% पाया जाता है, जिसमें जल 90% और प्रोटीन 7% एवं अन्य शेष पदार्थ पाए जाते हैं। अब क्या हो गया, यहां से दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि आरबीसी जो होता है, यह श्वसन अंगों से ऑक्सीजन को लेकर क्या होता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को लेकर पूरे शरीर में ले जाना, और पूरे शरीर से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी पूरे श्वसन अंगों तक लाना, ये आरबीसी का कार्य है।
फिर क्या हो जाता है, जो WBC है, तो WBC आपका है तीसरा पॉइंट क्या है कि यह हानिकारक जीवाणु को क्या करता है, जो हमारे बॉडी में जो हानिकारक जो जीवाणु रहता है उसको क्या करता है, नष्ट करता है, मारता है। और आपका एक प्लेटलेट हो गया, जो प्लेटलेट क्या करता है कि यह रक्त को बाहर निकलने से रोकता है, यानी रक्त को जमाता है। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस थे। आशा करेंगे कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, और बाकी जो आपका साइंस में कुछ और 2 4 5 10 क्वेश्चंस होंगे, तो सारे क्वेश्चंस को कवर कराने की हम कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से। आज आप लोग के एक और बड़ी बात है कि आज आप लोग के हम 1 बजे लाइव लेकर क्लास आ रहे हैं, जो कि मैथ का होगा, और मैथ में आपका मेंसुरेशन का क्लास होगा। तो आप लोग लाइव से जुड़ना ना भूलें। तो दोस्त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट।